जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। 100 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज टेस्ट मैं डाल चुका हूं 4 क्लासेज में, उसको देखिए। 100 ये और हैं, 4 सेट में डालूंगा, 100 और डालूंगा। 300 क्वेश्चन का मैं आपको टेस्ट करा रहा हूं ज्योग्राफी का, सुनिएगा ध्यान से। प्लस 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दिए हैं। प्लस GS फुल लेंथ के टेस्ट आप करोगे तो उससे ज्योग्राफी के प्रश्न तैयार होंगे। प्लस ज्योग्राफी के PYQ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ इससे कवर हो जाएगा, ठीक। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आप पूरी ज्योग्राफी क्या सारे ही आप टेस्ट को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से परचेज कर सकते हैं। सेक्शन वाइज GS फुल लेंथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज पेड क्विज एक ही जगह जुड़ के अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। डाउट ग्रुप में जुड़ के हम लोगों से आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जो भी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू होगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और प्लीज़ भाई 25 में से कितने आपके सही होंगे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा जरूर दोस्तों। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है, द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी है, और घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह वरुण है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ साइज मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ मास अर्थ, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी नेपच्यून, ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसमें, ये बताना है आपको। देखिए पहला और दूसरा सही है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है और द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी है। पर सबसे छोटा ग्रह डेंसिटी के मामले में अगर देखें तो ये आपका नेपच्यून या वरुण नहीं होगा। यहाँ पे आपका सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा या सैटर्न हो जाएगा, ठीक है। शनि या सैटर्न, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। लार्जेस्ट पूछ ले इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर लार्जेस्ट पूछ लेता घनत्व के मामले में तो आप जुपिटर या बृहस्पति बता देते, ठीक है। जुपिटर या बृहस्पति, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प सही है। एक जो मध्यमा रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर दोबारा गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब इसे सौर दिवस कहा जाता है और इसकी अवधि 24 घंटे होती है। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 जनवरी के मध्य होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई के मध्य होती है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 2 consecutive passage of certain constellation over a meridian is called sidereal या star day. Its duration is 23 hours 56 minutes. When the sun is considered to be motionless and its revolution by the earth is calculated in terms of days, then it is called solar days. When the earth is at its closest distance to the sun, state of perihelion is created. Such a situation usually occur 3 January, ठीक है। और when the earth is at its maximum distance from the sun, a state is called aphelion is created 4 July. कौन सा सही है, चारों सही हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। एक तो ये अफीलियन परीलियन, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, ठीक है। जब ये लोग पास होते हैं तो पी से पास और पी से परीलियन, ठीक है। जब इनकी डिस्टेंस बहुत पास होती है तो परीलियन कहलाता है, ऐसे याद रख लो, 3 जनवरी को होता है। और जब इसकी डिस्टेंस दूर होती है तो अफीलियन कहलाता है। इसकी जो दूरी है वो 4 जुलाई होती है इंग्लिश में। और अफीलियन को हिंदी में अपसौर कहते हैं और परीलियन को हिंदी में उपसौर कहते हैं। चारों बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, तीसरे पे देखते हैं, एक सेकेंड। कह रहा है 21 जून के समय सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है तथा इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। 22 दिसंबर के समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर की स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिसे दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव एवं 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। कौन सा सही है, चलो इंग्लिश में भी देखते हैं। 21 जून द सन शाइन परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज कॉल्ड समर सोलास्टिसिस।
22 December is sunshine vertically tropic of Capricorn situated is called winter solstices. 21 मार्च और 23 सितंबर द सनशाइन परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर देन इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसको बोला जाता है, याद रखना एक टर्म इक्विनॉक्स होता है जहाँ पे डे और नाइट इक्वल होते हैं, ठीक है। और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर को ऑटोमन इक्विनॉक्स। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पूरा ज्योग्राफी का एक चैप्टर ही रिवीजन हो गया समझ लो एक तरह से, ठीक है। समर सोलिस्टिसेस, विंटर सोलिस्टिसेस 21 मार्च 23 सितंबर और 21 मार्च 23 सितंबर का नाम भी याद रखो, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटोमन इक्विनॉक्स, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस फ्रेम करेगा ये टीम के द्वारा, आपको एक बार इसको लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों एक। चलिए चौथा देखते हैं, चौथे में भी आपसे पूछ रहा कौन सा यहाँ पे विकल्प सही है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि पृथ्वी की परपटी का घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के क्रोड का औसत घनत्व साधारण तौर पर 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है, जो जल से 7 से 8 गुना भारी है, और पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सर्वाधिक होता है। सामान्यतः प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान वृद्धि दर कम हो जाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, while the density of earth crust is 3 gram प्रति सेंटीमीटर क्यूब. The average density of earth core is generally considered to 11 gram प्रति सेंटीमीटर क्यूब, which is 7 to 8 centimeter time heavier than water. The earth core has highest density. Normally the temperature increases by 1 degree centigrade for 32 meter of depth, but as the depth increases the rate of increase of temperature decreases. तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी दोस्तों तीनों सही हो जाएंगे, और ये स्टेटमेंट्स को आप चाहे तो नोट कर लीजिए या लर्न जरूर करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पांचवा कह रहा है पृथ्वी की परपटी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित तत्वों को उनके भार के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट इन रिलेशन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में लगाना है आपको। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आपका मैग्नीशियम। तो देखिए कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम होता है पृथ्वी की परपटी 3.6 के आसपास होता है, ठीक है, 3.6% के आसपास होता है। सोडियम की अगर बात करी जाए, सोडियम 2.8% के आसपास होता है। पोटेशियम की बात करें अगर तो ये 2.5% के आसपास होता है, और मैग्नीशियम 2.09% होता है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो इसको, बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 1 असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में, ठीक है। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ में आपको गलत बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत होगा इसमें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। पृथ्वी तल पर आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। जब ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तब इनको रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इंग्लिश में देखिए, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ हॉट एंड लिक्विड magma present beneath the crust. Sedimentary rocks and metamorphic rock form from igneous rock. The rock formed by erosion of igneous and metamorphic rocks on the earth's surface are called sedimentary rock. When due to heat and pressure there is a change or transformation in the composition and form of igneous and sedimentary rock, the metamorphic rocks are formed, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो रॉक फॉर्म होती है इरोजन ऑफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब पृथ्वी तल पर आग्नेय कौन सी आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से निर्मित अवसादी चट्टानें, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत बताना कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है तथा इसे भूकंप आने के सूचक के रूप में माना जाता है। जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। और रिक्टर स्केल एक प्रकार का गणितीय पैमाना है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है, और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई की तीव्रता पिछली इकाई से 10 गुना अधिक होती है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। बिफोर द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक द अमाउंट ऑफ रेडॉन गैस in the atmosphere increases and this is known as indicator of the occurrence of an earthquake. The place where seismic waves are first experienced is called earthquake focus.
The energy that comes out from the earthquake source during an earthquake is called a elastic energy. और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है रिक्टर स्केल इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिक स्केल whose intensity range 0 to 10 and each next unit on the Richter scale has 10 times more intensity than previous one. ठीक है, तो इसमें से गलत अगर आपको पता हो तो गलत दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक फोकस क्या होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अर्थक्वेक फोकस क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये फोकस होगा जहाँ पे अर्थक्वेक क्या हो रहा है, अर्थक्वेक की वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिन कर रही हैं, पर जहाँ पे सबसे पहले पहुँचती हैं उसको बोलते हैं अर्थक्वेक सेंटर, है ना, जहाँ पे सबसे पहले वो एक्सपीरियंस करी जाती हैं, अर्थक्वेक सेंटर होता है वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8 क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है। गहरे समुद्र में सुनामी का आकलन और रिपोर्टिंग एक विशेष तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता चलने के बाद सूचना तुरंत उचित स्थानों पर भेजी जाती है। दूसरा कह रहा है DORT के दो मुख्य भाग होते हैं, सोनोमीटर और सिग्नलिंग। सोनोमीटर और सिग्नलिंग और संचार उपकरणों के माध्यम से सुनामी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी भी दी जाती है। वर्तमान में सुनामी चेतावनी जो प्रणाली है, घटना से 8 घंटे पहले सूचना प्रदान की जाती है और वर्ष 2017 में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र के माध्यम से सुनामी, तूफान की लहरों आदि पर तटीय आबादी के लिए निगरानी और चेतावनी संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी इज अ स्पेशल टेक्नोलॉजी थ्रू विच आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ सुनामी इंफॉर्मेशन is immediately sent to appropriate places. There are two main parts of DORT. Danger warning are also given in tsunami prone areas through sonometers and signaling communication equipment. At present, tsunami warning system provide information 8 hours before the incidents. Provides monitoring and warning services to the coastal population on tsunami, storm, surge, etc. through Indian Tsunami Early Warning Center established in 2007. कौन सा सही है, तोते उड़ गए ना, इस टाइप के प्रश्न आएंगे, चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए। 9th पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। जब कोई प्रकम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण से होने वाले क्षरण को सन्नी घर्षण कहते हैं और किसी प्रकम के साथ बहने वाले पदार्थों के एक दूसरे से टकराकर छोटे होने की प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। जल की क्रिया द्वारा घुलनशील चट्टानों जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का चट्टान से अलग हो जाना संक्षारण कहलाता है। इंग्लिश में अगर देखें, when any agent moves taking with its substance like stone, pebble, sand, then the erosion by friction of the rock coming in contact with these substance is called attrition. The process of substance flowing along a agent colliding with each other and getting smaller is called abrasion. The separation of soluble rocks like dolomite, limestone, etc. form the rock by the action of water is called corrosion. कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए पहला गलत क्यों है, क्योंकि जिसके बारे में ये बात करा प्रकम के बारे में, तो ये एट्रीशन नहीं अब्रेशन कहलाता है। पहली चीज़ ये अब्रेशन की डेफिनेशन है, हिंदी में कहें तो अपघर्षण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपघर्षण। तो यहाँ पे होना चाहिए अपघर्षण, पहले में क्या होना चाहिए? अपघर्षण होना चाहिए, ये गलती हुई। दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे होना चाहिए एट्रीशन। क्या होना चाहिए? एट्रीशन, यानी जो सन्नी घर्षण है वो यहाँ पे होना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कोरिजन क्या होता है भाई? तीसरा स्टेटमेंट सही है, पर तीसरे का यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये डेफिनेशन फिजिकल ज्योग्राफी की है, काफ़ी शानदार। 10वां कह रहा निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही होगा यहाँ? नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डेल्मेटियान तट का निर्माण होता है। युगोस्लाविया इसका उदाहरण है। तरंगों, धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहते हैं और तटीय भागों में भाटा जलस्तर और समुद्री तट रेखा के मध्य बालू, बजरी, गोलास्म आदि पदार्थों के अस्थायी जमाव से बनी स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। रिया कॉस्ट क्या होता है भाई? इज फॉर्म ड्यू टू सबसिस्टेंस ऑफ हाईलैंड इरोडेड बाय रिवर। द डाल्मेटियन कॉस्ट इज फॉर्म्ड बाय द सबसिस्टेंस ऑफ कॉस्ट विथ पैरेलल माउंटेन रिजेस। Yugoslavia is an example of this.
The ridge or dam formed due to deposition by waves and current is called bar. In coastal areas, the topography formed by temporary accumulation of materials like sand, gravel, stone between the ebb water level and the sea coastline is called beach. ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों इसको देखिए, चारों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, 11 पे आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें ये बताना है आपको। कह रहे हैं यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में ग्लेशियरों के ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण होता है, नंबर 1। दूसरा, जब ग्लेशियर किसी पर्वतीय क्षेत्र से पीछे हटते हैं तो वहाँ एक कुर्सी जैसी आकृति बन जाती है जिसे सर्क कहते हैं। पर्वत के दोनों ओर सर्क विकसित होने से मध्य भाग कटकर तीक्ष्ण हो जाता है जिसे एरेट या अरेत कहते हैं। और जब किसी पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर सिरके बनने लगते हैं तो बीच में नुकीले शीर्ष को गिरिशृंग कहा जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, यू शेप्ड वैली इज फॉर्म ड्यू टू वर्टिकल इरोजन ऑफ ग्लेशियर इन द रिवर वैली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द माउंटेन्स। व्हेन ग्लेशियर रिसीड फ्रॉम माउंटेन एरियाज an armchair like shape is formed there which is called cirque. Due to the development of cirque on both sides of mountain, the middle part gets eroded and becomes sharp which is called arete. When cirque start forming on all sides of mountain area, the pointed top in the middle class is called horn. तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के एग्जांपल्स मतलब डेफिनेशंस हैं हॉर्न की, आयरेट की, सिरिक की और आपकी माउंटेन्स यू शेप वैली की। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा गलत है ये बताना है 12 में आपको। ठीक है, हिमनदों द्वारा अपरदित एवं परिवहन किए गए पदार्थों के जमाव को हिमोड़ कहा जाता है। जब हिमानियों के तटस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुबंदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन्स कहा जाता है और इनका आकार उल्टे हुए नौका के समान होता है। ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाले बर्फीले पानी के प्रवाह के कारण हिमोड़ एक बड़े क्षेत्र में चादर की तरह फैल जाते हैं और उन मैदानों को अपेक्षण, अपक्षेप या निक्षेपण मैदान भी कहा जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, द डिपॉजिट्स ऑफ मटेरियल इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरेन्स। ठीक है, मोरेन्स क्या होते हैं? जो भी ग्लेशियर्स मटेरियल को तोड़ते हुए लाता है उसको कहते हैं। व्हेन द न्यूट्रल मोरेन्स ऑफ ग्लेशियर एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ डोम्ड माउंट, ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है एट अ शॉर्ट इंटरवल, थोड़ी थोड़ी दूरों पे, द लैंड फॉर्म फॉर्म्ड आर कॉल्ड ड्रूमलिन्स। इसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन्स बोलते हैं। देयर शेप इज लाइक एन इन्वर्टेड बोर्ड, नहीं उल्टी नाव की तरह होता है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ स्नो वाटर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर मेल्ट, मोरेन्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया लाइक शीट, दोज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिपोजिशन प्लेन्स, है ना, जब ऐसे लंबा लंबा प्लेन्स की तरह बन जाए। तो इसमें कौन सा गलत होगा? तो गलत तो मेरे भाई कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। चलिए 13 नंबर में देखते हैं। 13 में भी आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। परिहिमानी का निर्माण ध्रुवी व उपध्रुवी प्रदेशों में सतही हिमानी के द्वारा होता है। इनमें तुषार अपक्षय, मृदा सर्पण व मृदा उत्क्षेपण जैसी क्रियाएं देखी जाती हैं। ज्यूजेन एक दबावनुमा आकृति होती है जिसका निर्माण वहाँ होता है जहाँ मुलायम और बड़ी चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती हैं। इंग्लिश में देखते हैं, पेरीग्लेशियल इज फॉर्म्ड बाय सरफेस ग्लेशियर इन पोलर एंड सब पोलर रीजन। इन दीज प्रोसेस लाइक फ्रॉस्ट वेदरिंग, soil erosion and soil erosion take place. Gyugen is distorted shape which is formed where layer of soft and large rock are in horizontal position. तो यहाँ कौन सा गलत है? यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प गलत है। 14 में भी देखते हैं, जब कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें हवा के प्रवाह की जो दिशा होती है उसमें होती हैं तो मुलायम चट्टानें कठोर चट्टानों की तुलना में अधिक कटने लगती हैं और वहाँ नाली जैसे गड्ढे बन जाते हैं, इसे यारदान कहते हैं। ठीक, नंबर 1। दूसरा, भूमि पर पड़े कठोर चट्टानी टुकड़ों पर रेत भारी हवा के प्रभाव से उनका आकार रगड़ खाकर चिकना और त्रिकोणी हो जाता है। इन त्रिकोणीय टुकड़ों को ड्राई काउंटर कहा जाता है। तीसरा कह रहा है, ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई रेत आदि के पदार्थों के जमाव से बनते हैं उनको बालूका स्तूप कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन द लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, द सॉफ्ट रॉक्स स्टार्ट गेटिंग कट मोर देन द हार्ड रॉक्स एंड ड्रेन लाइक पिट्स एंड फॉर्म देयर, दिस इज कॉल्ड यारदान।
ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सैंड लेडन एयर ऑन द हार्ड रॉकी पीस लाइंग ऑन द ग्राउंड देयर शेप गेट्स रब्ड एंड बिकम स्मूथ एंड ट्रायंगुलर दीज ट्रायंगुलर पीस आर कॉल्ड ड्राई कॉन्टर such mounds which are formed by the accumulation of material like sand blown by the wind are called sand dunes। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत होगा ये आपको बताना है। नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर पे देखते हैं। 15 में भी आपको बताना कौन सा गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन रेत के कणों के वृहत निक्षेप को लाओस कहा जाता है। मरुस्थली प्रदेशों में किसी पर्वत, पठार या इंसेल वर्ग के पादीय प्रदेशों में मिलने वाले सामान्य ढाल युक्त अपर्दित शैल सतह वाले मैदान को पेडिमेंट कहा जाता है। और मरुस्थल की अंतः प्रवाहित नदियां वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं जिन्हें प्लाया कहा जाता है, और खारे जल के प्लाया को सेलिनोस कहा जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल ब्लोन बाय द विंड्स आउटसाइड डेजर्ट आर कॉल्ड लाओस, है ना। तो लाओस क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल डेजर्ट्स कहीं लेके आता है, डिपॉजिट करता है। इन डेजर्ट रीजन द प्लेन विद अ जेंटल स्लोपिंग इरोडेड रॉक सरफेस फाउंड एट फुट ऑफ माउंटेन्स प्लेट्यूज और इंसेलबर्ग इज कॉल्ड पीडमोंट, है ना, पेडिमेंट बोलते हैं इनको। द इंटरफ्लोइंग रिवर ऑफ द डेजर्ट फ्रॉम टेम्पररी लेक्स आफ्टर रेनफॉल विच आर कॉल्ड प्लायाज सॉल्ट वाटर प्लायाज आर कॉल्ड सालिनास। ठीक है, तो इसका कौन सा गलत होगा, इसमें भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलिए 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कौन सा है, इसमें भी आपको ये बताना है गलत कौन सा है। गतिशील शक्तियाँ और उत्पन्न भू आकृतियाँ, बहता हुआ जल या नदी, हिमानी या हिमनद, पवन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वी आकार की घाटी, नुनाटक, भेड़ पीठ शैल और वात गर्त छंतक शिला। ठीक है, तो मैचिंग करते हैं। आइए कौन सा इनमें से गलत है। कोई बहता हुआ जल या नदी वी आकार की घाटी या नदी विसर्ग बनाता है। ठीक है, हिमनद या हिमानी जो है नुनाटक या भेड़पीठ शैल बनाती हैं, और पवन जो होती है वातगर्त और छिन्नक शिला बनाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही मैच कर रहा, कोई भी गलत इसमें भी नहीं होगा। चलिए 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैचिंग करनी है 17 में। रॉकी पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत और वेरखोशियांग पर्वत, इन सब के हमें सर्वोच्च बिंदु बताने हैं कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए रॉकीज माउंटेन आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है ना, इस तरफ है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बर्ट, बिल्कुल ठीक है ये। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसका सबसे बड़ा पर्वत है कोसाजीको। कौन सा, कोसाजीको, यानी ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोसाजीको। यूराल पर्वत श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो यूराल पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो गोरा नरोदानिया हो जाएगा, यूराल का गोरा नरोदानिया हो जाएगा। और वर्खोशियांग पर्वत जो है इसका सबसे ऊंचा जो है ये कौन हो जाएगा, गौरमास खाया हो जाएगा ये। ठीक है, और वर्खोशियांग है कहाँ, पूछ लिया आपको, तो वर्खोशियांग दोस्तों ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, रूस में मिल जाएगा, रूस में। और यूराल भी रूस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो आपको एक एरर दिख रहा होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ कोसाजीको है और यहाँ पे गोर नॉर्दर्निया है ना, तो इसलिए आपको मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ। रॉकीज़ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा होगा, रॉकीज़ का सबसे ऊंचा माउंट एल्बर्ट, बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोसाजीको है, यूराल का गोरा नार्दोनिया है, कौन है, गोरा नार्दोनिया हो जाएगा। और वर्खोशियांग का गोरा मास खाया हो जाएगा। यानी इसका तो 1 2 3 4 है, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मिसमैच हो गया ये ऊपर नीचे। ठीक, तो आप देख लेना, इसको एडजस्ट कर लेना, मैंने बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये माउंटेन रेंज और उसके हाईएस्ट पॉइंट, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। 18 देख लेते हैं। प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। ठीक है, मेजर प्लेट्यूज और उनकी लोकेशन। तो सबसे पहले एशिया माइनर पठार है, मसेटा पठार है, चियापास पठार है और ग्रेट बेसिन पठार है। तो एक चीज़ और याद है, एशिया माइनर पठार या इसको एनातोलिया पठार भी बोला जाता है, एनातोलिया प्लेट्यू। ये कहाँ पे है, ये टर्की में है। कहाँ पे, टर्की, याद रखना, एनातोलिया प्लेट्यू या एशिया माइनर प्लेट्यू टर्की में है। ठीक, फिर मसेटा पठार की अगर बात करें तो ये आपका इबेरियन प्रायद्वीप में है, स्पेन में बेसिकली। कहाँ पे, स्पेन में है। ठीक है, इबेरियन प्लेट्यू मतलब मसेटा प्लेट्यू इबेरियन पेनिनसुला में, स्पेन में हो जाएगा। चियापास प्लेट्यू की बात करें अगर, तो ये चियापास प्लेट्यू आपको मैक्सिको में देखने को मिलता है, यानी दक्षिण मैक्सिको हो जाएगा इसका। ठीक है, चियापास प्लेट्यू। और ग्रेट बेसिन पठार ये यूएसए में है। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ है, यूएसए में हो जाएगा। ठीक, और यूएसए में और भी हैं, जैसे कोलंबिया पठार, कोलंबिया जो प्लेट्यू है वो भी वहीं पे है। कोलोराडो सुना होगा आपने, कोलोराडो, ये भी यूएसए में ही है। ठीक है, और ग्रेट बेसिन भी यहीं पे है, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू,
तो ये भी याद रखना अगर पूछ ले यूएसए के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर इसके हिसाब से सी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं क्या कह रहा है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। प्रमुख रेगिस्तान है और उनकी अवस्थिति है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चीन, कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, सोनोरेन डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान, क्यूजिलिकुम डेजर्ट उज्बेकिस्तान और दस्तेलूट डेजर्ट दक्षिणी ईरान, ठीक है। तो देखिए गोबी डेजर्ट मंगोलिया चीन में बिल्कुल ठीक है, कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में ठीक है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, क्यूजिलकुम उज्बेकिस्तान ये भी सही है। दस्तेलूत डेजर्ट जो है ये पूर्वी ईरान में, ना कि दक्षिणी ईरान में। कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में हो जाएगा, ठीक है, ना कि दक्षिणी ईरान में। दक्षिणी ईरान में फिर कौन है? दस्ते कबीर डेजर्ट है। कौन सा? दस्ते काबिर बोलते हैं इसको। दस्ते काबिर जो है ये दक्षिणी ईरान में होगा। यानी 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं, इसमें से सही विकल्प बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। भूकंपकृत झील का उदाहरण स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील, रिफ्टेड झील का उदाहरण मृत सागर झील, क्रेटर झील का उदाहरण बोलीविया की टिटिकाका झील और हिमनदी झील का उदाहरण भारत की लोनार झील, ठीक है। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए भूकंपकृत यानी जो अर्थक्वेक इंड्यूस लेक है, लेक ये ठीक है, इंड्यूस लेक, लेक जिनेवा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रिफ्टेड लेक है, डेड सी लेक, ये भी सही है। क्रेटर लेक है, लेक टिटिकाका बोलीविया की, ये भी सही है। ग्लेशियर लेक है, लोनार लेक, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है ये भी क्रेटर लेक है। कैसी लेक है? क्रेटर लेक है लोनार लेक, ठीक है। तो यानी 1 2 3 सिर्फ सही है यहाँ पे। 21 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 21 में सही बताना कौन सा निम्नलिखित में से सही है। मलक्का जलडमरूमध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा जलडमरूमध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। और डाडरनेल्स जलडमरूमध्य एशियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। इंग्लिश में अगर देखें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। बाबेल मंडेब स्ट्रेट कनेक्ट रेड सी विद द गल्फ ऑफ एडन इन इंडियन ओशन। सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट जावा सी इन द इंडियन ओशन और द स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स कनेक्ट एजियन सी विद सी ऑफ मरमरा। तो कौन सा यहाँ सही होगा ये आपको बताना होगा। तो चारों सही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। 22 में आपको बताना कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। तिब्बती पठार में स्थित सो सकेरू झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, ठीक, नंबर 1 तिब्बत पठार में। दूसरा, भारत की सबसे ऊंची झील जो है देवताल है, जो गढ़वाल हिमालय में 17,745 फीट की ऊंचाई पर है, देवताल। चीन का आणविक परीक्षण संस्थान चीन की लोप नोर झील पर स्थित है। बैकाल झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। खारे पानी की कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। और तुर्की की जो वान झील है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ठीक है। सो सकेरू लेक लोकेटेड इन द तिब्बतन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज देवताल लोकेटेड इन गढ़वाल हिमालयास। चाइनाज एटॉमिक टेस्टिंग इंस्टीट्यूटेड इज लोकेटेड इन चाइनाज लोप नोर लेक। लेक बैकाल इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक। द कैस्पियन सी लेक इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सलाइन लेक। और टर्किश वैन लेक इज द लेक विद द हाईएस्ट सैलिनिटी 330% इन द वर्ल्ड। कौन सा सही है? बेहद शानदार, सारे स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है, सारे सही हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला, विश्व के सबसे लंबे नदी अमेजोन नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। आयतन की दृष्टि से नील नदी विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है तथा यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, यानी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। वहीं कह रहा है रियो ग्रांडे नदी यूएसए तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनन और ह्यूबर बांध कोलोराडो नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो सबसे पहला जो है इंग्लिश में देखें, लॉन्गेस्ट रिवर अमेजॉन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि लेक विक्टोरिया से निकलती है नाइल नदी। कौन सी नदी निकलती है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, तो यहाँ पे होना चाहिए था नाइल नदी, तो ये तो हो गया गलत इसलिए। और दूसरा टर्म्स अगर देखें, दूसरे में गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो नाइल नहीं, अमेजॉन नदी। कौन सी? अमेजॉन नदी जो है दुनिया की लार्जेस्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट लेंथ में है,
ठीक है, नाइल के बाद। तो ये 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। 3, 4, 5, 6 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। चलिए 24 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित गर्तों को उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द ट्रेंचेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ। मारियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, मिंडानो ट्रेंच और अटाकामा ट्रेंच, ठीक है, इसको सेट करना है आपको। जैसे मारियाना ट्रेंच जो है ये कहाँ पे है, पहले तो ये याद रखना पैसिफिक ओशन में है या प्रशांत महासागर में है। इसकी ऊंचाई 11,000 मतलब गहराई 11,022 जो है मीटर के आसपास होगी। टोंगा ट्रेंच ये भी आपका पैसिफिक ओशन में ही है, इसकी होगी 10,880 के आसपास। मिंडानो ट्रेंच भी पैसिफिक ओशन में ही है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, इसकी 10,500 मीटर के आसपास है। अटाकामा भी पैसिफिक ओशन में ही है, इसकी 8,065 मीटर है ना। तो ट्रेंचेज आपसे अक्सर पूछता है, अभी बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में, तो टॉप 10 ट्रेंचेज आपको याद करने पड़ेंगे, ये आप याद रखना। जो 10 ट्रेंचेज हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लिस्टिंग मिल जाएगी, नहीं तो गूगल कर लेना अगर मटेरियल नहीं, ठीक है, कहीं से भी कर लो, इसको कर जरूर लेना ट्रेंचेस को। यानी सही ऑप्शन क्या होगा, देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग में 1 2 3 4 है ना, बड़े से छोटे में 1 2 3 4 होगी, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं 25, क्योंकि 25 क्वेश्चन का सेट हम लोग लगा रहे हैं। 1884 में हुए डिटमार के चैलेंजर अन्वेषण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो आप मुझे लगता है आराम से बता सकते होगे। Which among the following salt is found in the largest quantity in the ocean as per Challenger expedition of Ditmar, which was conducted in 1884? कौन सा, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे मात्रा में जो ज़्यादा पाया जाता है वो भाई, एक तो सबसे ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, पर वो ऑप्शन ही में नहीं है, 70% के आसपास होता है। कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 3.6% होती है। पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करें तो ये और कम होती है, 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट और ही कम हो गया भैया, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ही कम हो गया। यानी इनमें से गिवन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखोगे तो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, 70%, ठीक है। तो दोस्तों 25 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये ज़रा कमेंट में बताइए, कितने नंबर आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लगातार इसकी प्रैक्टिस मैं आपको 300 क्वेश्चन की कराऊंगा, फिर मिसलेनियस की करेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग साइंस के टेस्ट करेंगे। यूपी जीके के मैं पूरा डाल ही चुका हूँ, सारे टॉपिक के टेस्ट मैं आपको करा दूंगा। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप ये सब परचेज करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं।